भावनाओं और रिश्तों के ताने बाने को बुनती है। मैंने इसे विस्तार से लिखा है ताकि आप कहानी के हर पहलू को महसूस कर सकें। कहानी अधूरी प्यास और बंद दरवाजे। पात्र अवंतिका, घर की मालकिन, उम्र 32 साल, बेहद खूबसूरत लेकिन असंतुष्ट। रोहन, अवंतिका का पति, एक बड़ा बिजनेसमैन जो हमेशा काम और तनाव में रहता है। सुधा, घर की नौकरानी, उम्र 24 साल, सांवली सलोनी, मेहनती और गरीब। दृश्य बेडरूम का सन्नाटा। रात के 11 बज रहे थे। कमरे में एसी की धीमी आवाज के अलावा और कोई शोर नहीं था। अवंतिका शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बालों को संवार रही थी। उसने एक बहुत ही खूबसूरत रेशमी नाइट गाउन पहना हुआ था। उसकी नज़रें बार बार बिस्तर पर लेटे रोहन की ओर जा रही थीं, जो अपने लैपटॉप में पूरी तरह से खोया हुआ था। अवंतिका बिस्तर के पास आई और रोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, रोहन, अब बस भी करो। ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़कर आया करो। देखो ना, रात कितनी हसीन है। रोहन ने बिना नजरें उठाए रूखेपन से जवाब दिया, अवंतिका प्लीज, तुम्हें पता है कल मेरी कितनी बड़ी मीटिंग है। मुझे ये प्रेजेंटेशन खत्म करनी है, डिस्टर्ब मत करो। अवंतिका का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने लैपटॉप की स्क्रीन को आधा झुका दिया और रोहन के करीब जाकर बैठ गई। मीटिंग तो रोज होती है रोहन, लेकिन हमारे बीच कब कुछ हुआ था, याद भी है तुम्हें? मैं इस घर में एक शोपीस बनकर रह गई हूँ। रोहन ने झल्लाहट में लैपटॉप बंद किया और तकिए पर सिर रखकर दूसरी तरफ करवट ले ली। फिर वही ड्रामा, मैं थका हुआ हूँ अवंतिका, मुझे डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना किया है और तुम हो कि रोज वही रट लगाए रहती हो। मुझे सोने दो। अवंतिका की आंखों में आंसू आ गए। वो चिल्लाई, थका हुआ या फिर तुम में अब वो बात ही नहीं रही। पिछले 6 महीनों से मैं दीवार से बातें कर रही हूँ। डॉक्टर, दवाई, थेरेपी सब तो कर लिया तुमने। नतीजा क्या है? ज़ीरो। एक औरत की ज़रूरतें होती हैं रोहन, जिसे तुम भूल चुके हो। रोहन ने रजाई खींचते हुए कहा, जो सोचना है सोचो, गुड नाइट। अवंतिका ने गुस्से में टेबल लैंप बंद किया और अंधेरे में छत को घूरते हुए बड़बड़ाई, ठीक है रोहन, अगर तुम मेरी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते तो मुझे अपना रास्ता खुद निकालना होगा। दृश्य अगली सुबह और एक नई नज़र। अगली सुबह रोहन जल्दी तैयार होकर ऑफिस चला गया। अवंतिका सोफे पर बैठी चाय पी रही थी, लेकिन उसका मूड अभी भी खराब था। तभी सुधा, जो उनके घर में पिछले 2 साल से काम कर रही थी, झाड़ू पोछा करने के लिए हॉल में आई। सुधा ने एक साधारण सी सूती साड़ी पहन रखी थी, जो पसीने से थोड़ी गीली हो रही थी, जिससे उसका सुडौल शरीर उभर कर दिख रहा था। वो झुककर फर्श साफ कर रही थी। अवंतिका की नज़र अचानक सुधा पर टिक गई। उसने देखा कि सुधा भले ही गरीब है, लेकिन उसमें एक अलग ही कशिश है। उसका बदन गठीला था और काम करते वक्त उसकी सांसें तेज चल रही थीं। अवंतिका के दिमाग में कल रात की बेइज्जती और रोहन की बेरुखी घूम रही थी। उसने सोचा, जिस सुख के लिए मैं रोहन के आगे गिड़गिड़ाती हूँ, वो शायद इतनी मुश्किल भी नहीं है। अवंतिका ने आवाज़ दी, सुधा, जरा इधर आना। सुधा ने झाड़ू छोड़ी और पल्लू से माथा पोंछते हुए पास आई। जी मैम साहब, कोई काम रह गया क्या? अवंतिका ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और सोफे पर बैठने का इशारा किया। अरे काम तो होता रहेगा, तुम थक गई होगी, बैठो यहाँ। सुधा हिचकिचाई, नहीं मैम साहब, मैं ठीक हूँ, सोफे पर कैसे बैठ सकती हूँ, गंदा हो जाएगा। अरे बैठो भी। अवंतिका ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया। सुधा सहम गई। अवंतिका ने सुधा के हाथ को अपने हाथ में लिया और बोली, तुम्हारे हाथ कितने सख्त हैं सुधा, कितनी मेहनत करती हो तुम। सुधा ने नजरें झुका लीं। जी मैम साहब, गरीब लोग हैं, मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? मेरा पति तो बस दिन भर जुआ खेलता है, घर का सारा बोझ मुझ पर ही है। अवंतिका की आंखों में एक चमक आई। पति? मतलब तुम्हारा पति भी तुम्हें खुश नहीं रखता? सुधा ने भोलापन से कहा, खुश क्या रखेगा मैम साहब, बस पैसे मांगता है और सो जाता है, कभी कभी तो मारता भी है। अवंतिका ने एक गहरी सांस ली और सुधा के करीब खिसक गई। देखो सुधा, हम दोनों की किस्मत कितनी मिलती जुलती है। मेरे पास इतना पैसा है, ये बड़ा घर है, लेकिन मेरा पति, वो मेरे किसी काम का नहीं, वो बस अपनी दुनिया में रहता है। हम दोनों ही प्यासी हैं, है ना? दृश्य 3 बंद कमरे की बातचीत। सुधा को अवंतिका की बातें अजीब लग रही थीं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। अवंतिका ने बात को और आगे बढ़ाया। सुधा, क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? इसके बदले मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी कि तुम्हें जिंदगी भर झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ेगा। पैसे का नाम सुनते ही सुधा की आंखें चमक उठीं। क्या करना होगा मैम साहब, किसी का खून वून तो नहीं करना ना? अवंतिका हंस पड़ी। अरे नहीं पगली, खून नहीं, बस थोड़ा सुकून चाहिए।
देखो मेरे बदन में बहुत दर्द रहता है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर कोई अच्छे से मालिश कर दे या थोड़ा प्यार से स्पर्श करे तो ठीक हो जाएगा। रोहन के पास तो टाइम है नहीं, क्या तुम करोगी? सुधा ने राहत की सांस ली। बस मालिश? जी मैम साहब, मैं तो अपनी सास के पैरों में रोज तेल लगाती हूँ, मैं बहुत अच्छी मालिश कर दूंगी। अवंतिका ने अपनी आंखों में एक शरारत भरते हुए कहा। ये वो वाली मालिश नहीं है सुधा, चलो मेरे कमरे में चलो, मैं समझाती हूँ। दोनों बेडरूम में गए। अवंतिका ने दरवाजा लॉक कर दिया। सुधा थोड़ा घबरा रही थी। अवंतिका ने अलमारी से एक खुशबूदार तेल निकाला और बिस्तर पर लेट गई। सुधा, तुम भी ये साड़ी उतार दो, इसमें तुम्हें गर्मी लगेगी, आराम से काम करो, अवंतिका ने कहा। सुधा हक्की बक्की रह गई। साड़ी उतार दूं मैम साहब, ये क्या कह रही हैं आप? अवंतिका उठकर बैठी और सुधा के कंधों पर हाथ रखा। देखो सुधा, शर्माओ मत, यहाँ हम दोनों औरतें ही तो हैं, और एक औरत का दुख दूसरी औरत से बेहतर कौन समझ सकता है। मैं तुम्हें अपनी सहेली मान रही हूँ, नौकरानी नहीं, और इस काम के लिए मैं तुम्हें अभी 50,000 रुपए नकद दूंगी। 50,000 का नाम सुनते ही सुधा का दिमाग सुन्न हो गया। इतने पैसों में तो उसका पूरा कर्ज उतर सकता था। उसने कांपते हाथों से अपनी साड़ी की गांठ खोली। अवंतिका ने उसे मदद करते हुए तसल्ली दी। घबराओ मत, सब ठीक है, तुम बहुत खूबसूरत हो सुधा। सीमाएं टूटती हैं। जैसे जैसे सुधा ने अवंतिका की पीठ पर तेल लगाना शुरू किया, कमरे का माहौल बदलने लगा। अवंतिका ने कराहती हुए कहा, आह सुधा, तुम्हारे हाथों में जादू है, रोहन ने तो कभी मुझे ऐसे छुआ तक नहीं। सुधा जो पहले हिचक रही थी, अब अवंतिका की तारीफ और स्पर्श से थोड़ा सहज हो रही थी। अवंतिका ने अचानक पलटकर सुधा का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। सुधा, क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि हम दोनों जवानी में भी अकेले हैं? वो मर्द जो हमारी कद्र नहीं करते, हम उनके लिए क्यों तड़पें? क्यों ना हम एक दूसरे का सहारा बन जाएं? सुधा की धड़कनें तेज थीं। मैम साहब, लेकिन ये पाप नहीं होगा? अवंतिका ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। पाप तो वो है जो हमारे पति हमारे साथ कर रहे हैं, हमें अकेला छोड़कर, हमारी भावनाओं को कुचलकर। अगर हम अपनी खुशी खुद ढूंढ लें तो इसमें क्या बुरा है? सोचो, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो तुम्हें कभी उस शराबी पति के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम यहीं रह सकती हो, मेरे साथ। सुधा की आंखों में एक नई दुनिया की उम्मीद जागी। क्या सच में मैम साहब? क्या आप मुझे अपने साथ रखेंगी? बिल्कुल, अवंतिका ने विश्वास दिलाया। रोहन वैसे भी काम के सिलसिले में अगले महीने विदेश जा रहा है, और अगर वो वापस ना भी आए या मैं उसे तलाक दे दूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास बहुत दौलत है, हम दोनों ऐश करेंगे। सुधा जो अब तक समाज और मर्यादा के बंधनों में थी, पैसों और आराम की चमक के आगे पिघल गई। उसने धीरे से कहा, जैसी आपकी मर्जी मैम साहब, जो आप कहेंगी मैं वही करूंगी। मुझे भी उस नर्क में वापस नहीं जाना। अवंतिका मुस्कुराई। गुड गर्ल, अब छोड़ो ये मालिश वालिश, मेरे पास आओ। एक नई साजिश। 1 घंटे बाद दोनों बिस्तर पर लेटी थीं। दीवारों के बीच का फासला मिट चुका था और अब मालकिन नौकरानी का नहीं बल्कि 2 साजिशकर्ताओं का रिश्ता बन चुका था। अवंतिका ने सुधा के बालों में उंगली फेरते हुए कहा, तुम्हें पता है सुधा, रोहन को हार्ट की थोड़ी प्रॉब्लम है, वो रोज दवाइयां लेता है। सुधा ने चौंक कर पूछा। तो अवंतिका की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। अगर कभी उसकी दवाई बदल जाए या उसे दवाई न मिले तो क्या होगा? सुधा समझ गई, लेकिन उसने डरते हुए पूछा, मैम साहब, ये तो बहुत खतरनाक है। पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, अवंतिका ने काटते हुए कहा। सब इसे नेचुरल डेथ समझेंगे, हार्ट अटैक, और उसके बाद ये घर, ये सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, सब मेरा, और फिर तुम्हारा भी। तुम्हें जिंदगी भर किसी के पैर नहीं दबाने पड़ेंगे, सिवाय मेरे। सुधा ने एक पल के लिए सोचा। उसका शराबी पति, गरीबी, रोज की मारपीट और दूसरी तरफ ये आलीशान जिंदगी। उसने अपना फैसला ले लिया था। सुधा मुस्कुराते हुए बोली, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी मैम साहब। वैसे भी साहब आपको खुश नहीं रख पाते तो उनका होना ना होना बराबर ही है। अवंतिका जोर से हंसी। बिल्कुल सही, कल से हम अपने प्लान पर काम शुरू करेंगे। फिलहाल अभी रोहन के आने में बहुत वक्त है। चलो, जो अधूरा रह गया था उसे पूरा करते हैं। और कमरे में फिर से वही कानाफूसी और हंसी गूंजने लगी, जबकि दीवार पर लटकी रोहन की तस्वीर मानो बेबस होकर ये तमाशा देख रही थी। एक नए विश्वासघात की नींव रखी जा चुकी थी।